मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने स्टैंडर्ड एक्सेस ली थी। लेकिन यदि एक्सेस ऑफ रोटेशन कहीं और से पास हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे। एक हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम और एक आएगा पैरेलल एक्सेस थ्योरम। इन दोनों के हेल्प से अपन डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस ऑफ रोटेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से। इस परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का क्या मीनिंग है कि सपोज हमारे पास एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही प्लेन में लाई कर रहा है और उस केस में मैं दो एक्सेस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ जिस बॉडी के प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक एक्सेस ऑफ रोटेशन ये ले लेता हूँ हमारे पास एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई। इसके अबाउट बॉडी को रोटेट करवा रहा हूँ और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मैं इसे बोल देता हूँ आई एक्स। ठीक है, और एक हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन जो इसके परपेंडिकुलर है और अगेन बॉडी के प्लेन में। ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है आई वाई। ठीक है, तो अब मैं तीसरी एक्सेस ऑफ रोटेशन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात। जो थर्ड वाली एक्सेस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ वो एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्लेन यानी कि जहाँ बॉडी रखी हुई है ना उसकी बात कर रहा हूँ, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और जो दो एक्सेस लिए ना मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो उसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है आई जेड, तो इन तीनों में रिलेशन इस तरीके से रहेगा कि आई जेड की वैल्यू इन दोनों के एडिशन की इक्वल रहेगी। अब अपन देखते हैं कि ये ऐसे हुआ कैसे। अपन इसकी डेरिवेशन पे जाते हैं कि आंसर कैसे आया। बराबर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये समझ में आया। मैं एक 2 डायमेंशनल यानी कि प्लेन में लाई करने वाली बॉडी की बात कर रहा हूँ और उस बॉडी के लिए दो मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ले रहा हूँ जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं। फिर जो थर्ड वाली होगी जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी प्लस दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की न्यूमेरिकल वैल्यू के एडिशन के इक्वल होगी। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। अब ये देखो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मुझे जेड के अबाउट निकालना हो तो निकालने का तरीका क्या रहता है। कहीं भी मैं एक एलिमेंटल मास ले लेता हूँ। ये लिया मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल मास डी एम, और ये डी एम मास इस आर रेडियस के अंदर घूम रहा होगा किसके अबाउट, जेड के अबाउट। ठीक है, ये ऑफकोर्स ये जेड और ये परपेंडिकुलर, आप समझ में आ रहा होगा। जेड के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस एलिमेंटल मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जेड, उसे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एलिमेंटल मास डी एम और ये आर रेडियस में घूमेगा तो आर का स्क्वायर। बराबर है, कैसे घूमेगा समझ में आ रही है ना बात आपको। ठीक है, जेड एक्सिस का अबाउट यानी कि इसी प्लेन के अंदर घूम रहा है वो, यानी उसका जो सर्कल बनेगा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर बनेगा इस डी एम मास का। बराबर है, और सेंटर हमारे पास इस ओरिजिन पे रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसी डी एम मास का यदि मैं दूसरी एक्स ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में बात करूँ, जैसे अब मैं ले लेता हूँ ये वाली एक्स ऑफ रोटेशन आई एक्स, तो जब इसके अबाउट घूमेगा तो ये हमारे पास रहेगा इस तरीके से, इस रेडियस में घूमेगा और ये रेडियस बेसिकली इसके वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल रहेगी। हाँ है ना, इस पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट है उतनी रेडियस में घूमेगा, यहाँ सेंटर आएगा जब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घूमूंगा। तो इसी एलिमेंटल मास का यदि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एक्स एक्सिस वाली एक्सिस के अबाउट, तो क्या आएगा, वो लिखा जाएगा डी एम मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यदि मुझे चाहिए इसका जेड एक्सिस वाले वाई वाले का अबाउट, तो ये वो लेंथ होगी जिसके अबाउट घूमेगा
और ये एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल होगी। तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एलिमेंटल मास का, वो आएगा हमारे पास डी एम मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी मैं ज्योमेट्री से ये भी बोल सकता हूँ, जो आर स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना, एक जनरल पॉइंट जिसके जो कोऑर्डिनेट है ना, एक जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए, एक्स कोमा वाई, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस या जेड एक्सेस से डिस्टेंस कितनी होगी किसी पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई होती है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इतना ही होना चाहिए। अब देखो, ये जो जेड एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मैं लिख सकता हूँ आई जेड की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इट मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जेड, यही होना चाहिए। और डी आई जेड की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, डी एम मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये हमारे पास आ गया डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सेस के अबाउट टोटल, और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वाई एक्सेस के अबाउट, और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सेस के अबाउट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों। ठीक है, ये किसकी इक्वल आ रहा है, आई जेड, और यही हमें डिराइव करना था, तो जो हमें डिराइव करना था वो डिराइव हो गया। ठीक है, यही वो पार्ट था जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मीनिंग है। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए, ये जो आपस इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस नीड नॉट टू बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे पास जो एक्स वाई और जो जेड तीनों मैंने एक्स ऑफ रोटेशन लिए ना, ये तीनों सेंटर ऑफ मास से पास हो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। इवन मैंने यहाँ तो एक्स वाई जेड तीनों ही उस बॉडी से ही पास नहीं हो रही है, देख लो नहीं हो रही ना, ये हमारे पास बॉडी के तीनों के मैंने बाहर ले ली, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, ये हमारे पास सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए यूज़ होगी। इसे अपन जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कॉन हुआ, ठीक है, स्पीयर हुआ, उस केस में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो प्लेनर ऑब्जेक्ट हुए जैसे रिंग हुआ, डिस्क हुआ, ठीक है, इवन रोड हुआ, जो भी एक प्लेन वाली ऑब्जेक्ट है हम उन्हीं के लिए यूज़ कर पाएंगे। ये बस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है ना, जैसे स्पीयर हुआ, कोन हुआ, इनके लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं और अच्छे से मज़ा आएगा। ठीक है, रिंग वाले एग्जाम्पल को देखते हैं आराम से। मैं इस रिंग की बात कर लेता हूँ। तो इस रिंग के अंदर मैं एक एक्सेस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ जो इसके सेंटर से पास हो रही है, और इस रिंग के प्लेन में ये वाली मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन ले ली, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा जो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं मान लेता हूँ दैट इज़ I1। अब यदि इस I1 को कैलकुलेट करना है तो इस I1 की कैलकुलेशन के लिए मुझे इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसकी बजाय मैं एक दूसरा तरीका यूज़ कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है इस प्लेन से पास हो रही है, ठीक है, तो एक और एक्सेस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ जो इसी प्लेन से पास हो रही है और I1 वाली एक्सेस के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से मैं एक और एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लेता हूँ। तो इसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मान लेता हूँ ये वाला I2 है। ठीक है, ये दोनों मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए और दोनों ही हमारे पास प्लेन से पास हो रही है। अब तीसरी वाली एक्सेस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप सामने से देखोगे तो एक डॉट की तरह ही दिखेगा, लाइन नहीं दिख सकती वो। ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेता हूँ मैं I3। देन फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस द्वारा मैं बोल सकता हूँ कि I3 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है
वो हमारे पास I1 प्लस I2 की इक्वल होनी चाहिए। और I3 की न्यूमेरिकल वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि ये हमारे पास जो रिंग है, इस रिंग की यदि रेडियस r है, रिंग की रेडियस r और इसका मास स्मॉल m, तो I3 का आंसर आपको पता है कितना आएगा, mr²। पूरा का पूरा मास एक्स ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे, एग्जैक्ट r डिस्टेंस पे, कोई भी इसका हिस्सा पास में या दूर नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात ये बोल सकता हूँ कि I1 और I2 तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, जितना I1 के आना चाहिए उतने आंसर I2 का आना चाहिए। तो मैं इसे 2 टाइम्स I1 लिख दूँ, ये 2 टाइम्स I2 लिख दूँ, एक ही बात है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आएगी या I2 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास mr²/2 बराबर है। अच्छा, यहाँ पे अपन ने एक्स ऑफ रोटेशन जो I1 और I2 लिए, सर वो सेंटर से क्यों लिए, क्योंकि I3 का आंसर सिर्फ सेंटर वाला ही मुझे पता है एज ऑफ नाउ, कहीं और का मुझे पता नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा कि यदि I1 इस तरीके से होगी तो हम निकाल पाएंगे उसका आंसर। बराबर है। किस तरीके से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हेल्प से एक रिंग का अपने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ inertia of a ring about its diameter। तो डायमीटर के अक्रॉस या डायमीटर के अबाउट हमारे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सिमिलरली आप डिस्क की भी बात कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास यदि डिस्क है रिंग की बजाय, और सेम चीज़ हम बोलेंगे इस डिस्क के लिए डायमीटर के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, ये वाला इस आई की वैल्यू पूछी जाए, तो मैं कहूँगा एक काम करो, एक और एक्सेस ले लो जो इसके परपेंडिकुलर है और वो एक दूसरी डायमीटर बन जाएगी। तो ड्यू टू द सिमेट्री उसके अबाउट भी उतनी आना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन दोनों के जो परपेंडिकुलर और दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो एक्सेस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना है, वो हमारे पास है mr²/2। तो ये किसकी इक्वल आएगा, i प्लस आई, यानी कि ट्वाइस ऑफ आई। तो मैं i की वैल्यू लिख सकता हूँ mr²/4। तो डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है रिंग और हमारे पास डिस्क, दोनों में ही जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सेस है ना उसके बिल्कुल आधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, डिस्क के अलावा एक और चीज़ ले लेते हैं अपन। ये हमारे पास एक सीट है, रेक्टेंगुलर सीट, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ L, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं और इसकी विड्थ मान लेता हूँ B। ठीक है, ये लेंथ L, विड्थ B। अब मैं डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ। एक मैंने लिए ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बिल्कुल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि रोड के इक्वल होगा B लेंथ वाली। तो ये आएगा mb²/12। और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली लेता हूँ मैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ये भी मुझे पता है, ml²/12। और ये दोनों ही हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन में है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करूँ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन की वजह से लिख सकता हूँ I1 और I2 के। तो ये बनेगा m/12 L² प्लस B²। और ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर सीट है, सपोज ये स्क्वायर की फॉर्म में हो, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से एक स्क्वायर जिसकी साइड स्मॉल a है, ठीक है, साइड स्मॉल a, तो ये वाली भी स्मॉल a और ये वाली लेंथ भी स्मॉल a, बराबर है। तो यहाँ पे यदि आपको बोला जाए अलग अलग, देखिएगा काफ़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। एक मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लेता हूँ ये वाली,
इसके अबाउट मुझे पता लग गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास ma² डिवाइड बाई 12। ठीक है, सिमिलरली इधर वाले एक्स ऑफ रोटेशन की बात कर लूँ, ठीक है, तो इसके अबाउट भी मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है यहाँ पे, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या लिख सकता हूँ मैं, ma² बाई 12 प्लस ma² बाई 12, तो ये बन जाएगा ma² डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट तो मज़ेदार है। अब यदि एग्ज़ाम में कुछ और पूछ लिया जाए, और क्या, जैसे आपसे बोले कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ये वाले लो, ठीक है, समझ में आ रही है, और यहाँ से थीटा एंगल पे, और बोला जाए कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा, तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक और एक्स ऑफ रोटेशन ली जाए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक और एक्स ऑफ रोटेशन ली जाए और इसी प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको थोड़ा इमेजिन करके देखो क्या नज़ारा बन रहा है। तो ये वो आपके पास इसके परपेंडिकुलर वाली आएगी, और ये दोनों यदि हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे ये थीटा होगा तो एक्चुअल में क्या है, ये वाला हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा और ये दोबारा थीटा हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आराम से देखो, ये वाला जो है वो बेसिकली स्क्वायर में ये जो आपके पास लेंथ को डिवाइड कर रही है, हाफ कर रही है, उसके साथ थीटा एंगल पे ये वाली एक्स ऑफ रोटेशन है, ये वाले भी जो लेंथ को हाफ करी उसके साथ थीटा एंगल पे एक्स ऑफ रोटेशन है, तो इन दोनों एकदम आइडेंटिकल नहीं है क्या, एकदम सिमेट्रिक पोजीशन पे। तो इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट भी आई होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। और फिर आप बोलोगे आई और आई, ट्वाइस ऑफ आई मिलके तो आपको पता है कितना है, वो है हमारे पास ma² डिवाइड बाई 6, ये ठीक है। तो आई की वैल्यू दोबारा से कितने आ रही है, ma² डिवाइड बाई 12। यानी कि यदि मैं बात करूं एक स्क्वायर की, स्क्वायर शेप में एक प्लेट है, तो इस प्लेट, ये जो हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट के सेंटर से यदि कोई एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रही है और इस प्लेन स्क्वायर प्लेट के प्लेन में, क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर प्लेट के प्लेन में है और सेंटर से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² बाई 12 होगा, चाहे वो डायमीटर हो या आपस लेंथ को बाइसेक्ट कर रही हो, कहीं से भी जा रही हो या कहीं थीटा एंगल पे कैसी भी है, कोई भी आप रैंडम एक्स ऑफ रोटेशन ले लो, हमेशा कितना आएगा ma² बाई 12। होना क्या चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए और स्क्वायर वाली प्लेट के प्लेन में होनी चाहिए, तो हमेशा रहेगा ma² बाई 12। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट गिवन है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ, ऊपर वाले फेस का सेंटर और बॉटम वाले फेस के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ पा रहे हो ना कैसी है ये। इसके अबाउट आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो पहली चीज़ तो हम जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वहाँ ये यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ 2 डायमेंशनल के लिए होगी। लेकिन मुझे पता है कि यदि मैं इस पूरे पार्ट को, आप ये सोचो कि रखा हुआ है, बॉटम और टॉप वाले फेस को मैं मिला दूं, कंप्रेस करूं ऐसे नीचे की तरफ, तो हमारे पास एक सिंपल सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसी एक सीट बन जाएगी, हाँ है ना, जहाँ पे ये वाली लेंथ हो जाएगी b, ये वाली लेंथ l, बराबर है। और ये जो प्रोसेस हुआ है जहाँ मैं कंप्रेस कर रहा हूँ ऊपर से चिपका के, उस प्रोसेस में टोटल मास चेंज नहीं हो रहा, पहली बात, बहुत बढ़िया। दूसरा, कहीं भी आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे यहाँ लिया है, तो ये आपके पास बॉटम पे आ जाएगा, लेकिन इसकी ये जो एक्स ऑफ रोटेशन है ना,
एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही है, और जब पूरे मास की एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस वेरी नहीं की इस प्रोसेस में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं हुआ होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं ना, यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हुआ है, यहाँ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ अब आप बात कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस है, इसके अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। कैसे? क्योंकि ये वाली जो एक्स ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट आपको पता है कितना होता है, mb²/12, और ये वाली जो एक्स ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट आपको पता है अगेन ml²/12, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इस बॉडी के प्लेन में है, और ये वाली परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का एडिशन होगी। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ m/12 l² + b²। अगेन मैं यहाँ पे आपका ध्यान बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर एक्स ऑफ थ्योरम नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे पता है कि ये इसके इक्वल है, और यहाँ परपेंडिकुलर एक्स ऑफ थ्योरम यूज हो सकती है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है, गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बराबर है। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख चुके हैं, अब बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो सिचुएशन वाइज देखते हैं। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। कोई भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, रैंडम शेप, ये ले लिया मैंने, और ये यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास मान लिया मैंने, ठीक है। तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसे आई सी लिख रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है ना, इसके बिल्कुल पैरेलल है, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी, ठीक है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रहेगा, आई हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज आई सी प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई विद सेपरेशन बिटवीन पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट कर सकते हो। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे, इस पार्ट को प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एलिमेंटल मास ले लेता हूँ छोटा सा, ये मैंने छोटा सा एक मास लिया dm। तो ये dm मास इस तरीके से एक r रेडियस में घूमेगा। जब आप यहाँ पे एक्स ऑफ रोटेशन के अबाउट बात करो, इधर वाले के अबाउट, तो इस r रेडियस के अंदर घूमेगा। तो इस एलिमेंटल मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, उसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, dm मल्टीप्लाई विद स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया i चाहिए, तो वो लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ di, चलेगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आप पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ इधर वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस, ये पोजीशन वेक्टर में लिख देता हूँ आर सी। तो इसी एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आप सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट बात करोगे तो क्या आएगा, वो आप लिखोगे dm मल्टीप्लाई विद पोजीशन वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर। और इस तरीके से यदि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो मैं इन सबको इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इन दोनों को रिलेट करने के लिए। इन दोनों को रिलेट करना तो कहीं ना कहीं आर और आर सी को रिलेट करना चाहिए। अच्छा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली है। इस तरीके से ये वाली लाइन, इस लाइन में ये वाला एंगल मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ। तो इन दोनों में ऐसे रिलेट कर सकता हूँ क्या, आप इस पूरे को एक प्लेन की फॉर्म में देखोगे ज़्यादा बड़ी, यहाँ मैंने 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाई है। अब यदि प्लेन में देखोगे तो ये कुछ ऐसी बातें हो रही है। ये हमारे पास है डी, दोनों के बीच की सेपरेशन, और इस तरीके से आ रहा है स्मॉल आर, ये बन रहा है हमारे पास आर सी,
और मैंने ये एंगल बनाया है थीटा। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अब इन दोनों के अंदर रिलेशन लिखो। आप लिख सकते हो ना आर स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए, तो आर स्क्वायर होगा हमारे पास आर सी साइन थीटा, इस पूरे के स्क्वायर प्लस ये वाला आपके पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास डी प्लस आर सी कॉस थीटा। इस तरीके से मैं ये आपस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ब्रैकेट ओपन करके देखो तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इधर से क्या आएगा आर सी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर और फिर 2ab कॉस थीटा, तो ट्वाइस ऑफ डी आर सी कॉस थीटा चलेगा। अच्छा, इन दोनों को मैं एक साथ देखता हूँ तो क्या लिखाऊंगा, आर सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर सी डी कॉस थीटा चलेगा। अब ये वाली जो इक्वेशन 3 जो है इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो आई है विच इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर का स्क्वायर, उसकी जगह लिख दूँ आर सी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 RC डी कॉस थीटा चलेगा। सब इस पार्ट वाइज डिवाइड कर देता हूँ, तो सबसे पहले बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर सी का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्ट में डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, वो तो डी एम की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो पार्ट बचेगा ये हमारे पास डी एम आर सी कॉस थीटा यही बच रहा है। थोड़ा सा आराम से देखिएगा, आई इज इक्व टू इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ ना आई सी, बहुत बढ़िया, ये सारे डी एम ऐड हो गए टोटल मास तो एम डी स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट अब आराम से देखना, मैं इधर वाले को लिख रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे पास मास मोमेंट है एलिमेंटल मास का, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा, यानी कि मैं मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ और उसका एक कंपोनेंट ले रहा हूँ और उस पर्टिकुलर एक कंपोनेंट को ऐड कर रहा हूँ। इसे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए, जैसे मैं एक्स डायरेक्शन बोलूँ वाई बोलूँ, तो बेसिकली पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास मोमेंट का एक कंपोनेंट ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास मोमेंट कितना होता है 0, तो उसका एक कंपोनेंट भी क्या आएगा 0, तो ये वाला पार्ट आ गया 0, ये 0 हो जाएगा, तो यही वो पार्ट है जो हमें डेराइव करना था। समझ में आ रही है, तो ये आ गया हमारे पास, ये डेरिवेशन की बात होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, यहाँ हल्की सी गलती होती, कई बार कुछ लोग ये मानते हैं कि एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, दूसरी का चाहिए तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो प्लस कर रहे हो ना, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास सेंटर ऑफ मास से पास होना ज़रूरी है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल वाले का आ जाएगा। कई बार ये आई गिवन होता है और आपसे आई सी पूछ लेते हैं, तो फिर एडिशन से नहीं आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन से आएगा। ठीक है, आई सी क्या हो जाएगा आई माइनस एम डी स्क्वायर, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे बात करते हैं। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक रोड गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइट रिजिड रोड गिवन है और आपको पता है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपन अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हैं। ये एक सेंटर से पास होने वाला एक्सेस मैं लेंथ L लेके चल रहा हूँ, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसका अबाउट कितना होता है,
ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। हाँ है ना, मैं लेंथ एल मान के चल रहा हूँ, लेंथ कितनी एल है। अब एक और एक्स ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ ये वाली, और इसके अबाउट देख रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यानी एक एंड के अबाउट। वैसे ये रिजल्ट आपको याद है, बट सपोज यदि आपको याद नहीं है, उस केस में आप कैसे करोगे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये जो आई है, इस आई की वैल्यू को क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट मस्ट बी आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, डी बोले तो एल बाई 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से ये एम एल स्क्वायर, और इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 एलसीएम आ जाएगा, सो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 एलसीएम आएगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 3, ये बनेगा। तो ऊपर क्या बनेगा 4, तो ये पूरा पार्ट आ गया हमारे पास एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और यही वो आंसर था जो हमें याद कर रखा था वैसे हमने, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हो। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन कब यूज़, कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, सारे टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हमारे पास एक प्लेनर ऑब्जेक्ट हो या फिर 3 डायमेंशनल हो, कैसे भी हो सब में चलेगा। यहाँ किसी टाइप की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ये एक एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, दूसरी उसके पैरेलल, तब दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, बराबर है। अब मैं जैसे कि रिंग वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये लो हम एक रिंग की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग की रेडियस कैपिटल आर, मास एम, देखते रहना। हमने कुछ पार्ट इसका ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, जैसे ये वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ना। और डायमीटर के अक्रॉस ये भी हम कर चुके हैं, इसके अबाउट पूछा जाए तो ये भी हम कर सकते हैं। डायमीटर वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब मैं एक एक्स ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, और प्लेन के परपेंडिकुलर, कैसे ले रहा हूँ पता लग रहा है, अब कन्फ्यूज ना हो इसलिए वाइट वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये एक्स ऑफ रोटेशन यानी कि जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, उधर वाले के एकदम पैरेलल है, और प्लेन के परपेंडिकुलर की, वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसे मैं लिख सकता हूँ आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए इतनी होती है, और डी की वैल्यू कितनी है, आर की इक्वल, तो ये भी आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात, यानी कि आप ये सोचो कि आपने यहाँ से इसे होल्ड कर रखा है और इसे घुमा रहे हो, तो हमारे पास पूरी रिंग घूमेगी, और ये सेंटर ऑफ मास जो है ना इस तरीके से घूमेगा। जब रिंग घूमेगी तो रिंग का ये वाला एंड फिक्स रहेगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसको वो ऐसे पूछने के बजाय कोई और एक्सेस ले ले, जैसे मैं इधर वाली की बात कर लेता हूँ। यहाँ मैं एक एक्स ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ, ये हमारे पास रिंग के प्लेन में है, क्या बोल रहा हूँ, रिंग के प्लेन में, और एकदम टेंजेंट है सरकमफ्रेंस पे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये पूछा जाए, तो अगेन मैं बात करूँगा कि इसके पैरेलल एक एक्सेस लेता हूँ, और जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, तो ये आगे इसके पैरेलल जो सेंटर ऑफ मास से पास हो। अब इसके अबाउट आपको ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये डायमीटर के अक्रॉस हो गया, तो आपको आई सी की वैल्यू पता है कितनी है, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इस आई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू को लिख सकते हैं अपन 3/2 एम आर स्क्वायर, चलेगा। तो ये आपस नज़र आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्ट को आप सॉल्व करो। मैं एक डिस्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्क की।
ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है और मैं दो एक्स ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ। एक ऐसे ले रहा हूँ जो एकदम टेंजेंट है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा। I1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिस्क की रेडियस r, मास m, डिस्क की रेडियस कैपिटल R और मास स्मॉल m, ठीक है। और दूसरी मैं एक्स ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ जो ऐसे है, समझ में आ रही? यानी आप यहाँ से देखने पर आपको डॉट ही दिखेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्स ऑफ रोटेशन I2। तो आपको दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। ये वाली प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में, ठीक है, इसलिए ये वाली मैंने एक डॉट की फॉर्म में दिखाई ये वाली एक्स ऑफ रोटेशन को, ठीक है। जैसे रिंग में किया था बिल्कुल आप सेम यहाँ भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा कोई अलग से नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आंसर आएगा। और भी सिचुएशन देखते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ एक स्पीयर की। सपोज ये मेरे पास एक होलो स्पीयर है, ये हमारे पास एक होलो स्पीयर है और होलो स्पीयर के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली सारी एक्सेस आइडेंटिकल होगी कि नहीं होगी? आप कोई भी एक्स ऑफ रोटेशन बना लो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, तो उन सबके अबाउट इक्वल आएगा, ठीक है। सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? इक्वल आएगी। यहाँ सीधे आप IC की बात करो, IC आप कैसे ही ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस के अबाउट आएगा 2/3 mr², ठीक है। अब यदि बोला जाए कि एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ प्लेन और प्लेन के परपेंडिकुलर जैसी कोई बात नहीं है। यदि मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो सारी टेंजेंट, आप कहीं भी कैसे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, वैसे ये 2 डायमेंशनल पिक्चर ही बन रही है, तो इसका एहसास यहाँ तो नहीं हो सकता। बट फिर भी आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेके भी कोई सी भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, सारी टेंजेंट के लिए इक्वल ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? IC प्लस md², ये पैरेलल एक्सिस फॉर्म से लिखेंगे। IC की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 mr² प्लस md की वैल्यू r, mr²। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 5/3 mr², ठीक है। ये किसी टेंजेंट के ऊपर। सिमिलरली आप सॉलिड स्फीयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो टेंजेंट के अलॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। अच्छा, टेंजेंट ज़रूरी है कि मैं यहाँ पूछ लूँ तो सपोज ये मैंने एक्स ऑफ रोटेशन ले ली एक, और ये हमारे पास एक्स ऑफ रोटेशन, और ये लेंथ हमारे पास मान ली मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस मान ली मैंने 3r। अब बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कोई बात नहीं, अभी भी मैं यही करूँगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना लिखूँगा? दैट इज़ IC प्लस md², और IC की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 mr², और D की वैल्यू कितनी है? 3r है, तो 3r²। ज़रूरी नहीं हो कि जो एक्स ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से पास हो, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकती है, कहीं भी हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बस पैरेलल होनी चाहिए और एक उनमें से सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, तब उनको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, I = IC प्लस md²। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ों के आंसर आ जाते हैं, जो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो यहाँ से अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अरे ठीक है ना, ओके।